हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशन नर्सिंग क्लासेस में। और मैं आपका स्वागत करता हूं किरोशन नर्सिंग क्लासेस की पेज सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पर आरआरबी, सीसीआरयू में और एसवीआई में अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम एमसीक्यू की क्लास रहती है। ओके। और इस क्लास के अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग एमसीक्यूज, अलग अलग टॉपिक्स मिलते हैं, जिससे आपके काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ओके। तो चलिए इसी के साथ अपन शुरू करते हैं क्लास नंबर 165 पेज सीरीज। ओके। तो पेज सीरीज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो शुरुआत अभी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं हम डेली लाइव क्लासेस। ओके। और लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन और एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली ओनली 4999। और ये आपको कोर्स रहेगा 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। तो जो जो बच्चे आरआरबी के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये कोर्स फटाफट से परचेज करें, अपनी तैयारी को एक नए लेवल तक लेके जाए, एक बेहतर लेवल तक लेके जाए। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं या फिर तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और अपने लेवल को असेस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी किस लेवल की, अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की, और उसके लिए तो चाहते हैं सर हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उन बच्चों के लिए हम लेके टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेगी 25 मॉडल एग्जामिनेशन पेपर आरआरबी के साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड में मॉडल पेपर। और इसका जो पैटर्न रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। और इसका प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 599। क्लियर। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज और पेज सीरीज। और उसका सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। उनमें से एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या होता है, लिवर। ओके। तो यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, चाहे हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज है, ओके, कनेक्टिव टिश्यूज है या फिर नर्वस टिश्यूज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टिश्यूज की बात करें, ओके, तो यहाँ पे जो टिश्यूज में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसका नाम क्या है, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। इन सबको एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो उस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपके साथ विच कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ओके। तो ऑप्शन ए ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑप्शन डी इज व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो आप सबको पता होगा फ्रेमवर्क के लिए, ओके, जो ये लिम्फ नोड है, लिवर है या फिर स्प्लीन है, इनके फ्रेमवर्क को, सपोर्टिव फ्रेमवर्क को में हेल्प करता है कौन सा, वो करता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हेल्प करता है इन ऑर्गन्स को। ओके। चलिए ये सबसे राइट आंसर है। ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following tissue inflammation is treated by administering the drug बेलसेलेजाइड? यहाँ पे बेलसेलेजाइड, ओके, बेलसेलेजाइड एक ड्रग है जो यूज की जाती है एक इंफ्लामेशन, कौन से टाइप का इंफ्लामेशन के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए वेनेरियल म्यूकोसा, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, ऑप्शन सी रीनल म्यूकोसा एंड ऑप्शन डी बॉवल म्यूकोसा। तो अपनी बॉडी की अगर बात करें, ओके, क्या होता है अल्सराइटिस। ओके। अल्सराइटिस की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो बॉवेल होता है, ओके, बॉवेल की अगर हम बात करें तो बॉवेल म्यूकोसा होती है, वहां पे जो इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पे जो अल्सरेशन फॉर्मेशन होता है बॉवेल के अंदर, तो उसके लिए ड्रग यूज की जाती है। उस ड्रग का क्या नाम है, बालसेलाजाइड। ओके, क्या नाम है उसका, बालसेलाजाइड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो अल्सर फॉर्मेशन होता है बॉवेल के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है बालसेलाजाइड। ओके। ओके, और अल्सर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंज? यहाँ पे अगर बात करें, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जो जाके वापस आ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार हो गया जो हो गया, मतलब कहते हैं ना कि तीर कमान से एक बार निकल गया तो फिर निकल गया, फिर वापस नहीं आता। जैसे मुंह से एक बात निकल गई जो वापस कभी नहीं आती, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ ऐसे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं जो एक बार हो गए तो वापस कभी रिवर्स नहीं होता है, और कुछ होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल कि अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से परिवर्तन है जो
वापस रिवर्सिबल मतलब पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए नेक्रोसिस, ऑप्शन बी फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी एट्रोपी एंड ऑप्शन डी इज सेलुलर स्वेलिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब कि अगर बात करें कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस, जैसे हम बात करें किसी पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है, तो ओवर पीरियड टाइम वहाँ पे टिश्यूज क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उस सिचुएशन क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे। तो नेक्रोसिस क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, तो ये गलत होगा। फाइब्रोसिस, ठीक है, यहाँ फाइबर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं है। एट्रोपी यानी वर्क करना क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं है। जबकि सेलुलर स्वेलिंग, ओके, सेलुलर स्वेलिंग मतलब कोशिकाओं के अंदर जो सूजन आ जाती है वो क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब एक बार अगर स्वेलिंग आ भी गई तो भी मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीटमेंट के थ्रू वापस नॉर्मल फेज में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, ये है रिवर्सिबल। ओके, क्या है, रिवर्सिबल, बाकी सारे इरिवर्सिबल है। क्लियर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्रेनियल नर्व एब्नॉर्मेलिटी मे बी सीन इन चिल्ड्रन विथ क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व एब्नॉर्मेलिटी है जो बच्चों में देखी जाती है जिनके अंदर क्या होता है, क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस होता है। ऑप्शन ए टंग डेविएशन, ठीक है, ऑप्शन बी इंपेयर्ड अपवर्ड गेज जिसको सनसेट आईज कहते हैं, ऑप्शन सी लॉस ऑफ स्मेल एंड ऑप्शन डी इज फेशियल पैरालिसिस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो बच्चे जिनके अंदर क्या हो रखी है, अगर बात करें हाइड्रोसेफेलस है, कौन सा क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस है, तो उनके अंदर क्रेनियल जो नर्व्स होती है उसमें भी क्रेनियल लेवल की अगर बात, क्रेनियल नर्व्स थर्ड जो होती है, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, एक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है बच्चों के, जैसे आईज की अगर बात करें तो आईज की अगर बात करें तो कुछ ऐसी आईज होती है, तो उसमें पर्टिकुलर सनसेट मतलब कि इस तरीके से आईज, ठीक है, कुछ इस तरीके से आईज होती है, मतलब वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ देख नहीं पाते। ओके, ऊपर की तरफ वो देख नहीं पाते, जैसे सूरज होता है ना, वो सूरज कैसे सनसेट मतलब डूब रहा होता है, तो उस टाइप की सिचुएशन होती है बच्चों के अंदर, ऊपर की तरफ नहीं देख पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं, सनसेट आईज भी कहते हैं। और यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व थर्ड है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इंपेयर्ड अपवर्ड गेज, इसको क्या कहते हैं, सनसेट आईज कहते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, जो क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, बच्चों में क्या है, क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड है उसकी एब्नॉर्मेलिटी के कारण ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे आईज जो होती है वो क्या सनसेट आईज की तरफ होती है, मतलब बच्चा को ऊपर देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। क्लियर। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द प्रोसेस, वो कौन सी प्रक्रिया विच द प्लेसेंटल साइट हील्स ड्यूरिंग प्यूपेरियम। प्यूपेरियम के बाद में, प्यूपेरियम का मतलब क्या है कि प्लेसेंटा क्या हो गई, बाहर आ गई, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, वहां पे उस फेज को उसको वहां से क्या शुरू हो जाती है, वहां से शुरू हो जाता है प्यूपेरियम पीरियड। तो जब प्यूपेरियम पीरियड शुरू होता है उसके बाद में जो प्लेसेंटा की साइट है जहां से प्लेसेंटा बाहर निकली है उस साइट की वापस हील होने की प्रक्रिया, ओके, वो जो शुरू हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए रीजनरेशन, ऑप्शन बी डेजिडुअल शेडिंग, ऑप्शन सी ग्रेनुलेशन, ऑप्शन डी इज साइसेट्राइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अगर हम बात करें जो प्लेसेंटल साइट है वहां पे जो भी सेल्स है, यहाँ पे जो भी वहां पे एरिया है जो वापस वहां से क्या हील होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहेंगे, इसको हम रीजनरेशन कहेंगे। वहां पे एपिथेलियल जो सेल्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, फिर से अपना अगर बात करें तो खुद की हीलिंग वापस से शुरू कर देती है। ओके, वहां पे कोई स्कार का फॉर्मेशन भी नहीं होता, ये पूरा पूरा प्रोसेस क्या है, नेचुरल होता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब क्या होता है, रीजनरेशन मतलब होता है द साइट एट विच द प्लेसेंटा इज अटैच्ड आफ्टर डिटैचमेंट, ओके, it start healing and this process is called regeneration। ओके, और रीजनरेशन में क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होती है, ओके, यहाँ पे वापस से रीजनरेशन काम करती है, कोई इसका फॉर्मेशन वहां पे नहीं होता। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट डज NX सिग्निफाई इन द TNM क्लासिफिकेशन? TNM क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये NX क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, माइक्रोमेटासिस इन लिम्फ नोड, रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड एंड नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक होता है N0, एक होता है N123 और एक होता है NX। ओके, यहां पे अगर हम बात करें जो लिम्फ नोड होता है, ओके, जो लिम्फ नोड है वो कितने इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ पे N0, N123 एंड NX ये तीनों स्टेजेस होती है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे जो N0 है या N123, तो 123 का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे NX का पूछा गया है, तो NX का मतलब यहाँ पे अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे इन्वॉल्व अगर N123 लिखा होता तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बट यहाँ पे ये तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है? माइक्रोमेटासिस। क्या है यहाँ पे? अगला आंसर है माइक्रोमेटासिस। माइक्रोमेटासिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोमेटासिस भी इस सिचुएशन में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असेस। यहाँ पे जो रीजनल लिम्फ नोड्स है वो भी असेस्ड नहीं किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनल लिम्फ नोड है वो कैन नॉट बी असेस्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? NX कहेंगे। अगर यहाँ पे अगर नो इन्वॉल्वमेंट होता, ओके, नो इन्वॉल्वमेंट होता तो वो 0 में आता, और यहाँ पे असेस नहीं किया जा रहा, ओके, तो यहाँ पे उसको हम कहते हैं रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असेस्ड, तो उसको हम NX कहेंगे। ओके, 0 का मतलब नो इन्वॉल्वमेंट, 1 2 3 इन्वॉल्वमेंट, और NX का मतलब असेस नहीं किया जा सकता। ओके, ओके, तो इसका है कांट बी असेस्ड। ओके, 3 लेवल होता है, N0, N123 एंड NX। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसके बारे में पूछा गया? NX के बारे में। तो रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नो लिम्फ नोड अगर ये N0 को होता तो। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, द टाइप ऑफ रीजनिंग, द टाइप ऑफ रीजनिंग दैट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड। कुछ जनरल प्रिंसिपल से किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ बढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे? जनरल प्रिंसिपल की अगर बात करें कि जस्ट फॉर एग्जांपल, ऑल ह्यूमंस आर, ओके, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है। क्या है? कि सारे जो मनुष्य है या सारे जो व्यक्ति है वो मोर्टल है, मतलब एक न दिन उनकी मृत्यु जरूर होगी। इमोर्टल कोई भी नहीं है। ओके, तो ऑल द ह्यूमंस आर मोर्टल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल से जब हम किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, ओके, जब किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ओके, तो ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी एब्डक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी डिडक्टिव रीजनिंग एंड ऑप्शन डी इज एनालॉजिकल रीजनिंग। जब हम किसी जनरल से, ठीक है, किसी जनरल से मतलब बहुत बड़ा पार्ट है उसमें से किसी स्पेसिफिक तरफ बढ़ रहे हैं, कि जैसे ऑल ह्यूमंस क्या है? मोर्टल है। तो यहाँ पे अगर मैं और आपको साथ में पॉइंट ऐड करूं कि ओके, राम इज ए ह्यूमन, तो यहाँ पे ये पॉइंट और आ गया कि राम है वो एक ह्यूमन है। तो यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट समझ में आए तो अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट बन गया, राम इज मोर्टल। ओके, तो ये एक तरीके से क्या हो?
जनरल से क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया कि राम क्या है, मॉर्टल है। क्लियर है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके से बात का इंडक्टिव नहीं है, एब्डक्टिव नहीं है, एनालॉजिकल, ये होगा डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, क्या होगा, इसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर है, डिडक्टिव रीजनिंग इसको हम कहेंगे। तो यहां पे हम क्या हो रहा है, जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ये क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द सिस्टम ऑफ डिफरेंशिएशन which includes a hierarchy of social position are termed as। समाज में, तो या अगर हम बात करें सोसाइटी की, अगर बात करें सोसाइटी में अलग अलग जो लोग होते हैं उनको अलग अलग पोजीशन पे रखा जाता है। ओके, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पोजीशन पे रखा जाता है, किस बेसिस पे, एक हियरार्की होती है। हियरार्की की अगर बात करें तो एक क्रम होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक क्रम होता है, उस हियरार्की के हिसाब से लोगों को रखा जाता है। तो इसको, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए सोशल क्लास, ऑप्शन बी सोशल कास्ट, ऑप्शन सी सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन डी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है। क्या सवाल है कि समाज को, सोसाइटी को अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है, तो इस लेवल पे बांटे जाने की जो प्रक्रिया है, या उसको एक पर्टिकुलर हियरार्की फॉर्म में रखा जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम सोशल क्लास नहीं, कास्ट नहीं, मोबिलिटी नहीं, इसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अभी स्ट्रेटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं स्तरीकरण। क्या कहेंगे इसको हम, स्तरीकरण। मतलब कि सोसाइटी को क्या किया जाता है, अलग अलग लेवल में। ये स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड है ये आया है कहां से, स्ट्राटा। ओके, कहां से आया है, स्ट्राटा। स्ट्राटा मतलब क्या होता है, स्ट्राटा मतलब होता है लेयर्स। ओके, क्या कह सकते हैं इसको, लेयर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अलग, जैसे हम बात करें अपनी जैसे भूमि है, या फिर अगर बात करें अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आप ऊपर से जब देखेंगे तो वो मिट्टी दिखेगी, जब आप उसको खोदेंगे तो आपको थोड़े से, अगर बात करें तो कंकड़ देखने को मिले, और जब आप खोदेंगे उसको तो बड़े कंकड़ मिलेंगे, उसके बाद चट्टानें मिलेंगी। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल होते हैं। तो वैसे ही अपनी अगर बात करें सोसाइटी में भी जो लोग होते हैं उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग लेवल पे जो बांटा जाता है, चाहे वो कास्ट, क्लास, ये सब स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आता है। क्लियर है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्राटा से आया है, जिसके मतलब होता है लेयर्स। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है जैसे अपर है, मिडल है, लोअर है, ठीक है, रिच है, पुअर है, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या फिर कास्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, हिंदू है, सॉरी अगर हम बात कास्ट की अगर हम बात करें, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो ये कास्ट और क्लास, ये सब इसके अंदर ये आता है स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर। क्लियर है। अब अगर मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन का एक पर्टिकुलर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, उसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब ये मोबिलिटी अगर बात करें हॉरिजॉन्टल हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। पर्सन एक जगह से दूसरी पोजीशन जा सकता है सेम ही लेवल पे, या फिर अप टू डाउन जा सकता है, डाउन से या अप से डाउन भी आ सकता है, वो मोबिलिटी होता है। सोशियोलॉजी बहुत ही आसान है। तो यहाँ के राइट आंसर क्या होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन एलिमेंट ऑफ फॉस्फेट बफर सिस्टम। जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है उसका सबसे मेन एलिमेंट कौन सा है। ओके, ऑप्शन ए, ओके, हेमोग्लोबिन एंड सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑप्शन बी सोडियम डाइहाइड्रोफॉस्फेट एंड सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट, ओके, उसके बाद में है सोडियम क्लोराइड एंड हेमोग्लोबिन एसिड, ऑप्शन डी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है तो उसका जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये सबसे मेन एलिमेंट होता है किसका, फॉस्फेट बफर सिस्टम का। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन, प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इज सीन ड्यूरिंग लेबर। ओके, तो जो प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन होती है तो उस दौरान, ठीक है, द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इज सीन ड्यूरिंग लेबर, तो लेबर के दौरान जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है
वो कब हमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन ए प्री मेच्योर लेबर, ऑप्शन बी स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी माल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया की जो कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे ज्यादा जो लेबर के टाइम जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, तो वो कॉम्प्लिकेशन कौन सी है कि जब जो सर्विक्स होता है, जो सर्विक्स होता है उसका डायलेशन जो होता है वो अगर स्लो हो जाता है, एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है फॉर लेबर। ओके, तो गर्भाशय ग्रीवा जिसको क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं, उसका जो डायलेशन है वो अगर स्लो हो रहा है तो एक तरीके से ये बात करें एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है इन लेबर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी प्री मैच्योर लेबर, माल पेशेंट, रिटेन प्लेसेंटा, ये सब अलग अलग चीजें हैं, मतलब जो कॉम्प्लिकेशन है, बट ये अगर बात करें प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में नहीं आते। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, chronic gout is characterized by multiple joint involvement with the presence of। जब किसी पर्सन को लंबे समय तक क्या होती है? गाउट की सिचुएशन, यानी कि क्रॉनिक गाउट है, किसी को क्या है? क्रॉनिक गाउट, मतलब लंबे समय तक उसको गाउट, ठीक है, की प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना अपने, ये जो जॉइंट्स होते हैं या हैंड्स के या पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, कोई अगर हम बात करें जो अगर हम बात करें कि अलग अगर तरीके से इसके अंदर एक अगर हम बात करें एक प्रोडक्ट्स होता कह सकते हैं, या फिर किसी एक तरीके से हम बात करें एक कोई कंपोनेंट है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे मैं अगर आपको आसान तरीके से बात करूं तो ऑप्शन ए बर्से, ऑप्शन बी पॉडग्रा, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी टॉपी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉनिक गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट विद द प्रेजेंस ऑफ। तो क्रॉनिक गाउट का जो पेशेंट होता है जिसके अंदर काफी लंबे समय से क्या है, क्रॉनिक गाउट है, यानी कि उसके लंबे समय से गाउट की सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो कुछ अगर हम बात करें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स जिसको हम कहते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं पर्टिकुलर जॉइंट्स के बीच में, और उस जॉइंट्स के ऊपर क्या हो जाती है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और वहां बहुत ही दर्द होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रोफी। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रोफी कहते हैं। ओके, या फिर अगर बात करें इसको हिंदी में कहेंगे यूरिक अम्ल की गांठें, यूरिक एसिड की जो गांठें होती है, इसको हम मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रोफी। ओके, तो क्रॉनिक गाउट के अंदर ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों ये थी अपनी कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर हमने अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। तो सभी बच्चों को मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए आरआरबी क्रैश कोर्स, जिसकी प्राइस रहेगी ओनली 4999 और वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की, जिसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और इसके साथ साथ जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर शुरू कर चुके हैं तो उनको है, उनके लिए है टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, 10 आरआरबी ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और उनकी जो पैटर्न रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। उसकी प्राइस रहेगी ओनली 599। क्लियर है? तो इसी के साथ बच्चों ये थी अपनी एक छोटी सी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस के बाद डिस्कशन करते हैं, और ये अपनी पे सीरीज है जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, तो इसी के साथ में जुड़ी रही है किरोशन नर्सिंग क्लासेस। आगे वाले क्लासेस के अंदर हम और भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अच्छे से रहना, अच्छे से तैयारी करते रहना। थैंक यू।